दोस्तों, वंदे मातरम। वो एक कहावत है ना कि रोग कभी भी बताकर नहीं आता है। अचानक ही चाहे कोई इंसान कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, अचानक ही रोगग्रस्त हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में भी देखा होगा कि अच्छे खासे हेल्दी व्यक्ति जिम करते हुए अचानक ही मालूम चलता है कि 3rd स्टेज का कैंसर। आप लोगों को मैं कुछ आज सॉल्यूशंस देने वाला हूं कि किस तरह से कैंसर से बचा जा सकता है। और वो भी मुझे ध्यान इसलिए आया क्योंकि आज इस समय 19 जुलाई 2024 है, शाम के 5:30 बज रहे हैं। और मैंने अपना लंच लिया था पिछले कल 18 जुलाई को दिन के समय, और 27 घंटों से मैंने खाना नहीं खाया है। तो मुझे लगा कि इसके मैं फ़ायदे बताता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है। देखिए, हमारी बॉडी हमारी मशीन, कैसे भी कह लीजिए आप। आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द अभी प्रचलन में आ चुके हैं और हमने अपने वैदिक शब्दों को भुला दिया है, जिसमें कि इंटरमिटेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और ये कहाँ से शब्दावली आई? हमारे यहीं से ही तो संस्कृति गई है। वेस्टर्न पद्धति के लोग, जो वेस्टर्न सभ्यता के लोग, आज हमारे ही फंडामेंटल्स को ले जाकर वहाँ पर नए नए शब्दों का प्रयोग करके उसे एक बिजनेस की तरह प्रयोग में ला रहे हैं। लेकिन हम लोग स्वयं, जब पश्चिम से कोई शब्द आता है तो हम इसे फॉलो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब हमारे देश से, हमारे आयुर्वेद से जब कोई चीज़ें निकल कर आती हैं तो हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। आज ये सॉल्यूशन उन 2 लोगों के लिए है जिनको कैंसर नहीं है, लेकिन जिनको कहीं ना कहीं डर है कि क्या उन्हें भविष्य में कैंसर तो नहीं हो सकता। एंड दूसरा उन लोगों के लिए जिनको कैंसर हो चुका है। तो पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जिनको अभी कैंसर जैसा कोई असाध्य रोग नहीं है। कहीं ना कहीं वो फियर में है और उन्हें अपनी बॉडी के बारे में पता है। वो कहते हैं ना कि इंसान स्वयं अपने शरीर का डॉक्टर होता है। आपको पता चल जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। इट्स नॉट अबाउट कैंसर, इट्स अबाउट एवरीथिंग। आप अगर फास्टिंग करते हैं तो मान के चलिए आपको बड़े से बड़े असाध्य रोग आपके शरीर को टच ही नहीं कर सकते। कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल बता देता हूँ मैं। मुझे मालूम है कई लोग ये भी ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उन्हें खाना ज़्यादा चाहिए होता है, एट्सेट्रा। तो दोस्तों, इसलिए मैंने आपको मेरा भी एग्जाम्पल दिया पिछले कल का कि मैंने लंच किया था, क्योंकि पिछले कल मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। बिकॉज मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करता हूं एंड शाम के समय में डिनर कह लीजिए या लंच कह लीजिए 6 से 7 बजे खाना खा लेता हूं। कुछ नियम बता देता हूं आप लोगों को। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी नाइट जॉब होती है, कॉल सेंटर की जॉब होती है। आई अंडरस्टैंड, उनके लिए बहुत मुश्किल है लाइफस्टाइल ये वाला फॉलो करना कि सूर्योदय के बाद सुबह खाना खाया जाए और सूर्य अस्त से पहले पहले शाम को मील ले लिया जाए, जो कि हमारे वैदिक नियमों में अक्सर आता है। लेकिन इसे आज की डेट में हमने इंटरमिटेंट का नाम दे दिया है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, शाम को बहुत अच्छे से खाना खाएंगे 8 बजे और सो जाएंगे एंड सुबह वो 10-11 बजे फिर से ब्रेकफास्ट ले लेंगे। वो उसको आप फिर इंटरमिटेंट नहीं कहेंगे। नियम वो होते हैं जिसमें जब आप मील लेते हैं, आप 12 से 14 घंटे की फास्टिंग करते हैं, तो आप उसमें परिश्रम भी कर रहे हो, तब वो फ़ायदा है। कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, आपका काम ऐसा है कि पूरा दिन आपको बात करनी है, ड्राइव करना है, ट्रैवल करना है, फ़्लाइट में आपको आना जाना है, तब वो आपको फ़ायदा होगा उस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग का। जिसमें जो लोग फास्ट नहीं कर पाते हैं इतना लंबा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज 5:30 अभी बज रहे हैं 5:24 इवनिंग के, और मैंने सुबह 6 बजे पानी पिया है। आज पानी भी नहीं लिया है मैंने पूरे दिन से, लेकिन मैंने गिलास रखा हुआ है कि बाई चांस बात करते करते अचानक अगर गला चोकअप हो जाएगा तो मैं एटलीस्ट थोड़ा सा पानी ले सकूं। सो देखिए, नियम ये है कि एक तो आप नियम बना लीजिए कि आपको हर वीक में कोई एक दिन चूज़ कर लीजिए जिस दिन आप व्रत कर सकें। आप कोई ना कोई ऐसा दिन ज़रूर चूज़ कीजिए। और अगर आपकी बॉडी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है तो कोशिश कीजिए कि जब सुबह आप पानी पीते हैं, जब उठते हैं 6 से 7 बजे, 5 बजे, जो भी आपका समय है, तो कोशिश करें कि जब तक आप पानी से दूर रह सकें
तब तक आप पानी ना पिएं। बॉडी में एक ड्राइनेस आने दीजिए, पेट में एक हलचल होने दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो सेल्स जो आपके डैमेज हो चुके होते हैं बॉडी में, जो कोई ना कोई अंदर व्याधियां बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सेल्स आपके डेड हो जाते हैं एंड अच्छे जो गुड सेल्स हैं वो रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इससे आप अपनी बॉडी एजिंग को भी रोक सकते हैं। आपकी बॉडी, अगर आप इतना लंबा फास्टिंग रखते हैं तो आप देखिएगा कितना फ्रेश फील करते हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कभी कभी मशीन को शट डाउन करना। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो अक्सर खाते रहते हैं और कभी भी मशीन को आराम नहीं देते। बहुत ज़रूरी है कि मशीन को आराम दिया जाए। अगर आपको इतनी लंबी प्रैक्टिस नहीं है इतना लंबा फास्टिंग करने की, तो आप कम से कम माह में 3 या 4 व्रत करें। अगर आपको लगता है कि आप इतना लंबा नहीं रह सकते, आपको पानी चाहिए, पानी पीजिए, जूस, टी, कॉफ़ी डे टाइम में लीजिए एंड शाम को आप अपना एक सिंगल मील ले लीजिए। या तो आप सुबह ब्रेकफास्ट ले लें 8 या 9 बजे और शाम को आप 6 से 7 बजे डिनर कर लें। और दिन को अगर पानी पीना चाहें, डिपेंड ऑन योर बॉडी। लेकिन जो बेस्ट नियम है, अगर आप कर सकते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत और हर एक एकादशी का व्रत, जिसमें माह में आपके 2 व्रत कम से कम हो जाएंगे, मतलब एक वर्ष में 24 व्रत। अगर आपने एक वर्ष में 14 से 16 व्रत भी कर लिए तो मान लीजिए बड़े बड़े असाध्य रोग, कैंसर जैसे रोग भी आपको परेशान नहीं कर सकेंगे। ये वैदिक में लिखा हुआ है, क्योंकि आप मशीन को जब शट डाउन करते हैं तो उसके सेल्स रीजनरेट होना शुरू कर देते हैं। मैं फिजिकल बॉडी की ही बात कर रहा हूँ। तो ये आप नियम बना लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं। और एकादशी और निर्जला एकादशी ही क्यों, इसके ऊपर कभी मैं डिटेल में वीडियो दूंगा कि इसके पीछे की साइंस क्या है। जो लोग इस तरह की फास्टिंग करते हैं उन्हें कैंसर जैसे रोग का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता, चाहे आपकी कुंडली में प्लैनेट्स किसी भी तरह के क्यों ना बैठे हों। अब बात आती है उन लोगों की, जो लोग जिनको कैंसर हो चुका है। देखिए, ये भी आप मानिए कैंसर अचानक नहीं होता। जब भी किसी वयस्क को कैंसर होगा तो मान के चलिए उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, 10 से 12 वर्ष लगते हैं कैंसर जैसा रोग बनने में, क्योंकि रूट कॉज धीरे धीरे तैयार होता है। फिर आपको बहुत बाद में पता चलता है 10 से 12 वर्षों के बाद कि अब आपको कैंसर डिटेक्ट हो चुका है। और आपको किस तरह का कैंसर बनेगा आपकी कुंडली स्वयं बता देती है। और अगर कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मेरे जैसा होगा तो वो कुंडली देखकर पहले ही बता देगा आपको कि किस वर्ष में आपके किस बॉडी पार्ट में कैंसर बनने वाला है, और बनने वाला है तो इसकी रोकथाम कैसे की जाए। जी हाँ, सॉल्यूशन एडवांस में होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं। अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया जाए तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बहुत ही छोटी छोटी करनी पड़ती हैं और आप ग्रहों के हिसाब से दान पुण्य भी कर सकते हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। लेकिन मान लीजिए फिर भी अगर कैंसर हो जाता है डिटेक्ट और डॉक्टर्स भी परेशान हैं, उन्हें नहीं मालूम चल रहा है कि किस तरह से इलाज किया जाए, रिस्क भी है, आजकल केमोथेरेपी एट्सेट्रा बहुत कुछ आ गया है। लेकिन अगेन इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसीजर। कई बार लोग ठीक हो भी जाते हैं लेकिन फिर बार बार उसी बॉडी ऑर्गन में कैंसर फिर से डिटेक्ट हो जाता है। अब क्या करें? उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि अक्सर मैंने देखा है कि जब भी कोई 2 मेलफिक प्लैनेट्स, मंगल या शनि मान लीजिए, किसी घर को प्रभावित करते हैं और दोनों की ही मेलफिक दशा चल रही होती है, मार्केश की महादशा, और उसमें अगर कहीं राहु का अंतर प्रत्यंतर, सूक्ष्म अंतर या मंगल का मेलफिक का आ जाता है, वो भी मारक पीरियड का आ जाता है, और ऊपर से अगर कहीं शनि अगर ट्रांजिट के उस घर को प्रभावित करते हैं तो मान के चलिए कि कैंसर जैसा रोग डिटेक्ट हो जाएगा उसी समय। इसके लिए बेहतर है कि उन ग्रहों का उपाय किया जाए, उनसे संबंधित सॉल्यूशंस, यज्ञ, जेमस्टोन्स, दान पुण्य बहुत कुछ होता है। अगेन इट्स केस टू केस कि किस व्यक्ति को कौन सा उपाय करना चाहिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग अक्सर उपाय करने से ही ठीक हो जाते हैं, केमोथेरेपी करवाने की ज़रूरत नहीं होती और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की
ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। या मान लीजिए अगर ट्रीटमेंट करवाना भी हो तो बहुत ही छोटे से मेडिकल ट्रीटमेंट से जब आप ज्योतिष के उपाय करते हैं तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। और ऐसे केसेस भी ठीक हो जाते हैं जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। सो दोस्तों, आज मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको सॉल्यूशन दूं, और मैंने अपनी फूड हैबिट्स भी बताई आप लोगों को कि किस तरह से मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। मैं सुबह अराउंड 9 AM, सुबह 9 बजे मैं एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लेता हूं। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खाता हूं, लिमिटेड डाइट है मेरी, बिकॉज़ दिमाग का काम है, बहुत ज़्यादा काम करना होता है, तो आई टेक वेरी लिमिटेड डाइट। एंड दिन को बहुत रेयर होता है कि कोई फ्रूट्स ले लेता हूँ। शाम को मैं 1-2 फ्रूट्स, और उसी टाइम पे 6 से 7 बजे मैं डिनर लेता हूँ। एंड रात को 12 बजे सोने का समय होता है और 5 बजे या 4 बजे उठने का समय। 3 से 4 या 5 घंटे की नींद होती है मेरी, अपने अकॉर्डिंगली कि कितना काम किया है मैंने। और आप देखिए 27 घंटों से अभी मैं फास्टिंग पे हूँ, और डेफिनेटली अभी 6 साढ़े 6 बजे मैं मील लूँगा मेरा आज का। और ये प्रैक्टिस मैं ऑलमोस्ट माह में 2 बार फॉलो करता हूँ, और कोशिश रहती है कि कितना ज़्यादा लंबे समय तक मैं फास्ट कर सकूँ। जितना ज़्यादा फास्टिंग की जाती है उतना ही हेल्दी फील करता हूँ। देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, और कई लोग अक्सर कहते हैं कि प्रोटीन चाहिए एक्स्ट्रा। आई डोंट नो, प्रोटीन की बात होती है, बाकी चीज़ों की बात क्यों नहीं होती है? वाइटामिन्स की बात नहीं करते हम लोग, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है बॉडी को, उसकी भी बात नहीं करते। सब कुछ चाहिए होता है, एंड वेजिटेरियन में सब कुछ है। अगर आप देखिए, अगर हेल्दी तरीके से खाते हैं तो इतनी सी लिमिटेड डाइट भी बहुत होती है आपके लिए। और अगर आपको मेरे फिटनेस के वीडियोस देखने हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पर्सनल चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। यू कैन सी द काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, फंक्शनल एक्सरसाइजेज आई डू, एंड वो भी बहुत कम डाइट के ऊपर, क्योंकि प्रोटीन भारतीय लोगों के लिए बना ही नहीं है। और इसके मैं आपको प्रमाण दूंगा। मुझे मालूम है ये सेंटेंस कई लोगों को चुभ रहा होगा, मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और जी हाँ, अगर किसी को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कोई कंसल्टेशन चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमारे वीडियो में कैंसर कंसल्टेशन का लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी आपके चार्ट के बारे में क्या कहती है। उस लिंक में बहुत डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। आप चाहें तो आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और मेडिकल हेल्थ केसेस के लिए हमारा जो वेटिंग टाइम है वो ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 1 वीक और 10 डेज़। और कई बार क्रिटिकल केसेस होते हैं तो उन्हें 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर एड्रेस किया जाता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।